हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, जिसमें मैं आपके लिए पार्ट 5 लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए 4 पार्ट्स करा चुका हूं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आपने कॉपी पेन ले ली होगी, तो नोट करते जाइए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें एकदम से समझ में आती रहें। ठीक है दोस्तों, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मैं बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि कभी कभी आता है कि ग्रीक भाषा, आपने नाम सुना होगा ग्रीक भाषा, सुना है ना? सबने सुना होगा मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, सबने सुना होगा। तो लीथास का अर्थ पूछा जाता है कि ग्रीक भाषा में लीथास का अर्थ क्या होता है, तो आपको लगाना है पत्थर। क्या होता है दोस्तों? पत्थर होता है। और इसी पत्थर से मिलकर क्या बनता है? हमारा स्थल बनता है, जमीन बनती है। इसी लीथास, यानी कि लीथास में आपका लीथास तो आ ही रहा है ना, तो लिथो स्फीयर, लिथोस्फीयर से आपका क्या हो जाएगा? स्थल मंडल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहीं से बनी है। लिथास का अर्थ होता है पत्थर, और पत्थर से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? हमारी जमीन बनती है, जिसे हम स्थल बोलते हैं। और इसी से क्या बनेगा? स्थल मंडल बनेगा, जिसे हम इंग्लिश में लिथोस्फीयर बोलेंगे। तो लिथास और लिथोस्फीयर बिल्कुल सेम है ना दोस्तों। लिथोस्फीयर किससे बना है? तो लिथास नामक शब्द से ही बना है। एक क्वेश्चन ये आएगा कि लिथास का अर्थ क्या होता है, तो आपका वो पत्थर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आएगा कि दोस्तों स्थल मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कहोगे लिथोस्फीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर किस भाषा से लिया गया है, मतलब इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लिथोस्फीयर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप कहोगे ग्रीक भाषा के लीथा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, सारे फैक्ट मैंने एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, और आपको तो भली भांति पता ही है कि हमारा जो ईवीएस का पोर्शन होता है, चाहे वो सीटेट पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, वो आपका टोटल का टोटल कहाँ से आता है, तो आप कहोगे आपका एनसीईआरटी से आता है। कोई भी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ईवीएस पढ़ने के लिए किसी भी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 60% तो आपकी पेडागोजी आनी है। ठीक है, तो पेडागोजी मैं करा ही रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो पेडागोजी 60% आएगी, 40% आपके फैक्ट आएंगे जो आपके एनसीईआरटी से आएंगे। किसी भी बुक को नहीं पढ़ना है, ओनली एनसीईआरटी ध्यान रखना है। एनसीईआरटी बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एटमॉस। एटमॉस का अर्थ है बाष्प। एटमॉस का अर्थ क्या है? बाष्प है दोस्तों। अब देखिए जो एटमॉस है, एटमॉस से मिलकर क्या बनेगा? एटमॉस्फेयर। अभी आपने ऊपर देखा था कि लिथास से मिलकर क्या बना था, तो लिथोस्फीयर। और एटमॉस से मिलकर क्या बनेगा? तो एटमॉस्फेयर, जिसे हम हिंदी में वायुमंडल बोलते हैं। यहाँ से भी दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे कि एटमॉस शब्द का अर्थ क्या है, तो आप कहोगे बाष्प है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बनेगा वायुमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनेगा एटमॉस्फेयर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो आप कहोगे कि एटमॉस्फेयर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एटमॉस शब्द से हुई है। आप ध्यान रखोगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं ह्यूडर। ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है ह्यूडर, और ह्यूडर का अर्थ होता है जल। क्या अर्थ होता है दोस्तों? जल होता है। और ह्यूडर से मिलकर बनता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो, अब देखिए ह्यूडर से क्या बना था? जल। अब जल से मतलब क्या है कि जल से ही रिलेटेड होगा। अब जल से रिलेटेड होगा यानी कि जल मंडल होगा दोस्तों, सीधी सी बात है। यानी कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जल मंडल होता है। सिंपल सी चीज़ याद कर लेंगे। अब यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। ह्यूडर का अर्थ क्या होता है, तो आपका वो जल होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ह्यूडर, ह्यूडर किस भाषा का शब्द है, तो आप कहोगे ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन ये बनेगा जल मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कहोगे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो आप कहोगे कि हाइड्रोस्फीयर ग्रीक भाषा के ह्यूडर शब्द से लिया गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं बायोस। बायोस क्या होता है दोस्तों? बायोस का अर्थ होता है जीवन।
बायोस का अर्थ होता है जीवन, यानी कि जीवन हमारे किस भाग पे है, तो जैव मंडल पे है, यानी कि बायोस्फीयर पे। सारी चीज़ें क्लियर हैं दोस्तों। तो बायोस का अर्थ है जीवन, और जैव मंडल को इंग्लिश में कहते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के बायोस शब्द से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन आपको कुछ 4 चीज़ें यहाँ पे नोटिस करने वाली हैं कि यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। आपके जो स्थल मंडल है ना, सॉरी, आपके पृथ्वी के जो प्रमुख मंडल हैं वो सारे यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं। पहला है स्थल मंडल, दूसरा वायुमंडल होता है, तीसरा जल मंडल होता है, और चौथा आपका जैव मंडल होता है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप कंसंट्रेट के साथ वीडियो को देखिए। चलते हैं आगे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एकदम से दिमाग में जब सेट हो जाए ना, तो आप कहना कि सर वाकई में आपने अच्छा कराया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भूमंडल क्या होता है। तो भूमंडल क्या होता है आप समझते होंगे। भू मीन्स जमीन और मंडल में हिस्सा, यानी कि भूमिगत हिस्सा जो है वो आपका भूमंडल कहलाता है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि भूमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहोगे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है दोस्तों महाद्वीप, पहला होता है महाद्वीप, और दूसरा होता है महासागर। महाद्वीप आप समझते होंगे हमारा जो जमीन वाला यानी कि लैंड एरिया जो होता है वो आपका महाद्वीप कहलाता है, और आपका जो पानी वाला एरिया होता है वो आपका महासागर कहलाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर समझ लिए महाद्वीप क्या होते हैं। तो बड़े स्थलीय भाग महाद्वीप कहलाते हैं, जो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। तो आप आई होप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों टाइम ज़रूर देना मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके 5 मिनट ज़रूर लेने वाला हूँ। लेकिन उन 5 मिनट में मैं आपको इतना कुछ कराने वाला हूँ दोस्तों कि आप खुद कहेंगे सर आपने माइंड में चीज़ें सेट कर दी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझिए दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो ये पूरा जो मैप है आपका पूरा विश्व का मैप है, यानी कि वर्ल्ड मैप है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि दोस्तों दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? इस टाइप से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है, समझ रहे ना? या फिर आपसे किसी स्पेशल कंट्री का नाम भी दिया जा सकता है। जैसे दक्षिण अमेरिका में कोई कंट्री हो तो उसका नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा उसके उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में या फिर दक्षिण में कौन सा सागर बहता है या फिर कौन सा महासागर बहता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी तभी क्लियर होंगी जब आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा। तो आप आज सारी चीज़ें वर्ल्ड मैप के द्वारा क्लियर कर लीजिए। मुझे 5 मिनट दीजिए कंसंट्रेट के साथ, ओनली 5 मिनट्स। ठीक है, बिल्कुल जाना नहीं है, स्किप नहीं करना है, बोर नहीं होना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए ये हमारा क्या है, पूरी अर्थ है दोस्तों। और अर्थ है, और ये बीच से एक आपको दिख रहा होगा कि एक ये जो लाइन है ये बीच से जा रही है। ठीक है, जो बीच से लाइन जा रही है उसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा है। और मैंने एक आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश होता है? 0 डिग्री अक्षांश होता है, मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर जो रेखा है वो कौन सी है दोस्तों? वो कर्क रेखा है, जो भारत से भी होकर गुजरती है। ये देखिए, ये रहा हमारा भारत है, तो भारत से होकर भी गुजरती है। ये हमारी कर्क रेखा है, जिसे हम कैंसर बोलते हैं। तो कर्क रेखा का जो अक्षांश होता है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो नीचे वाला जो लाइन आपको दिख रही है वो क्या है दोस्तों? वो आपकी मकर रेखा है, और ये भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और आपको ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में जानना है तो पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपके जो आपके भूमध्य रेखा ये सारी चीज़ें पहले क्लियर करा दी। तो इनमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अभी मैं आपको ओनली क्या कराऊँगा? महाद्वीप के बारे में कराऊँगा, यानी कि आपके जो जितने भी महाद्वीप हैं उनके बारे में कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर समझिए इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब जब भी मैप की बात होगी, जब भी मैप की बात होगी तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपका इधर वाला हिस्सा ये आपका पूर्व कहलाता है। कहीं भी हो, इधर वाला यानी कि राइट हैंड साइड का हिस्सा पूर्व कहलाता है, और लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा जो है आपका पश्चिम कहलाता है, और आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका उत्तर कहलाता है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपका दक्षिण कहलाता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। कब? जब हम मैप की बात करें तब। ठीक है, तो मैप में हमेशा यही रहता है, निश्चित होता है। पूर्व राइट हैंड साइड पूर्व होता है, लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम होता है, ऊपर वाला हिस्सा उत्तर होता है और नीचे वाला हिस्सा दक्षिण होता है। इसको आप समझ लीजिए।
अब समझिए, अब अगर तुमसे पूछा जाए कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में पूछा जाए कौन सा महासागर बहता है, तो आप कह दो फटाक से प्रशांत महासागर बहता है, क्योंकि जब हमने पढ़ा है तभी तो पता चलेगा दोस्तों। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर बहता है, तो आपको अटलांटिक महासागर, ये आपको दिख रहा है अटलांटिक महासागर बहता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि भारत के जो दक्षिणी भाग है, तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर बहता है, तो आप सभी को पता है हिंद महासागर बहता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर बह रहा है दोस्तों, देख लीजिए, आज क्लियर कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, ये वाला जो हिस्सा है वो आपका दक्षिणी महासागर कहलाता है, ये वाला हिस्सा दक्षिणी महासागर कहलाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा महासागर बहता है, तो आप कहो दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि यूरोप, ये रहा आपका यूरोप, ये रहा आपका एशिया पूरा, ठीक है, ये रहा अफ्रीका, ये रहा आपका दक्षिणी अमेरिका, ये रहा उत्तरी अमेरिका, ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। ये आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये नीचे वाला हिस्सा है ये आपका अंटार्कटिका कहलाता है, ये आपके महाद्वीप हो गए, ठीक है दोस्तों। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार से इसको दोबारा से ज़रूर देख लीजिए, वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं जब हम आगे आते हैं तो महाद्वीप की जब हम बात करते हैं, तो महाद्वीप की जब हम बात करेंगे तो उससे पहले एक बार महाद्वीप को रिवाइज ही कर लेते हैं दोस्तों, जिससे कि हमारे सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, ये एशिया महाद्वीप, ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, और ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दोस्तों पूछा जाए कि महाद्वीप कितने होते हैं, तो आप कहोगे 7 होते हैं, क्योंकि हम गिन चुके हैं दोस्तों, काउंट कर चुके हैं इनके लिए, 7 महाद्वीप होते हैं। अब यहाँ पर विस्तृत तरीके से इनको पढ़ लेते हैं। इनकी स्थिति तो आपने अभी देख ही ली, और स्थिति से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो महाद्वीप की बात करते हैं तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप स्थित हैं, और एशिया महाद्वीप, पहला हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप। और दोस्तों एशिया महाद्वीप की जब हम बात करते हैं तो भारत भी हमारा एशिया महाद्वीप में ही आता है, ये आपको पता होना चाहिए, भारत एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है। तो यह विश्व का आकार तथा क्षेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तब भी आप एशिया लगाओगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तब भी आप एशिया ही लगाओगे, क्योंकि यह जो है ना, हमारा जो एशिया महाद्वीप है वो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा है दोस्तों, जो कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूराल से अलग करती है। अब यहाँ पर दोस्तों कर्क रेखा की बात आई, मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि कर्क रेखा कितने अक्षांश पर होती है, तो आप कमेंट करके बताइए कर्क रेखा कितने अक्षांश पर होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर बनता है, अपने दोस्तों के लिए, भाई के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, सभी के लिए शेयर करिए, ठीक है। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। क्वेश्चन आता है कि यूराल पर्वत कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे एशिया में स्थित है, और एशिया के किस भाग में, तो पश्चिमी भाग में स्थित है। और ये है क्या, तो यूराल पर्वत फेमस क्यों है, तो वो इसलिए फेमस है कि यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है, यानी कि डिवाइड करने का काम करता है। बीच में आपका यूराल पर्वत है, एक साइड में क्या है आपका एशिया है, और सेकंड साइड में आपका यूरोप है। तो ऐसा कौन सा पर्वत है, या फिर ऐसी कौन सी श्रृंखला है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है, तो आप कहोगे यूराल पर्वत। यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करती है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिए। और आप थोड़ी सी मेहनत करके मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो यूराल पर्वत है वो आपका कहाँ स्थित है, यानी कि किस कंट्री में स्थित है। दोस्तों जब आप सर्च करते हैं ना किसी चीज़ को, तो मैं आपसे इसलिए सर्च कराता हूँ जिससे कि आप उसको सर्च करेंगे तो एक क्वेश्चन की जगह आप वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे, देखते हैं इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। अब दोस्तों ये हमारा ही
हमारा महाद्वीप है, यानी कि एशिया महाद्वीप में भारत भी आता है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका क्षेत्रफल भी हमें पता हो। तो क्षेत्रफल है दोस्तों 5,45,69,69 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 89 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका जनसंख्या घनत्व है। इसमें टोटल देश जो आते हैं वो 52 आते हैं, यानी कि 52 देश आते हैं। तो यहाँ से बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूरोप महाद्वीप। दोस्तों क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि एशिया महाद्वीप है या फिर यूरोप महाद्वीप है, ये बहुत बड़े लैंड हैं दोस्तों, और इतने बड़े लैंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना बहुत कम होता है। लेकिन क्या है, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, इतना ध्यान रखिए, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें लिमिटेड ही पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है। पढ़ने के लिए बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हुए हैं, एशिया महाद्वीप पे हजारों ग्रंथ बने हुए हैं। क्या हम सब पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है कि एग्जाम में क्या आता है, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं तो यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। स्थिति दोस्तों मैंने आपको ऊपर पढ़ाई थी, अभी जब मैप दिखाया था तो मैंने सारी स्थिति दिखाई थी सभी की, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लीजिए दोबारा से, अगर कोई भी डाउट होता है तो, ठीक है। तो यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त यहाँ से होकर गुजरता है। यह महाद्वीप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यह महाद्वीप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन यहीं से आता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है? तो आप कहोगे यूरोप महाद्वीप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो ये जो महाद्वीप हैं इनके बारे में हमें लिमिटेड पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये इनमें जो फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ना है। अफ्रीका महाद्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला बड़ा महाद्वीप कौन सा था तो आप कमेंट करके बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और दूसरे की बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप। यह विषुवत रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। इसका आधे से अधिक भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका आधे से अधिक भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि अभी मैंने आपको जो एशिया महाद्वीप पढ़ाया था तो एशिया महाद्वीप के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती थी, कमेंट करके बताइए, ठीक है। और ध्यान रखेंगे आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां से तीनों यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों जो है वहां से गुजरती हैं। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा इनका अक्षांश क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, यहाँ पे बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है सहारा। क्वेश्चन आपको ये तो पता भी होगा, नॉर्मल सी चीज़ है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो आप कहोगे सहारा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सहारा जो है वो आपका किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। और कमेंट करके बताइए कि अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में है। चलिए छोड़िए, क्योंकि वो एक किसी देश में नहीं है, पार्टिकुलर देश में नहीं है, कई सारे देशों में फैला हुआ है, आप समझ लीजिए इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी यहाँ से होकर गुजरती है। और नील नदी को किसका वरदान कहा जाता है, तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मिस्र के लोगों को बहुत सारा फायदा होता था वहाँ से, वहाँ पे मतलब नील नदी जो थी मिस्र से होकर गुजर के जाती थी, और मिस्र में पानी की बहुत बड़ी कमी थी जिसको वो पूरा करती थी। वहाँ पर खेती भी इसी कारण से हो पाती थी, इसीलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई तो एक लाइक और कमेंट बनता है दोस्तों, ठीक है। कमेंट करते रहिए दोस्तों और शेयर भी। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है जल संधि क्या होता है, स्थल संधि क्या होता है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है। समझ लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से। जल संधि क्या होता है, तो पानी का संकरा भाग होता है। जल संधि क्या होता है, तो पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे कि समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है।
नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि ऐसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जल संधि देख सकते हो, और ये कहाँ पर है, हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये क्यों है, आपने देखा होगा कि ये तो बहुत पुराने ज़माने से है, जब भगवान श्री राम जी जा रहे थे कहाँ, उन्हें लंका पहुंचना था, तो क्या बनाया था, पुल बनाया था। क्या बीच में कोई रास्ता था, कोई भी रास्ता नहीं था, उसे बनाया गया था दोस्तों, मेन मेड था वो, ठीक है, मैन मेड था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए वो क्या है, जल संधि है, क्योंकि जल ही था वहाँ पे, बनाया गया उसके लिए, जल ही था पहले, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। स्थल संधि क्या है, स्थल संधि भी इसी टाइप से होती है, इसको थोड़ा सा अंतर होता है इसमें और उसमें। अंतर क्या है कि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब इसको समझ लेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या है, उत्तरी अमेरिका, ये आपका उत्तरी अमेरिका है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, और ये स्थलीय भाग के द्वारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मैन मेड नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये मैन मेड नहीं है, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से ही जुड़ा हुआ है, इसको आप ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़, ये स्थल को जोड़ता है, और ये आपका किसको जोड़ता है, ये आपको महासागर और सागर को जोड़ता है। क्यों, क्योंकि आपका नीचे ये क्या हो जाता है, ये वाला हिस्सा आपको ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है, ये हिंद महासागर कहलाता है, और ये वाला हिस्सा अरब सागर कहलाता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी अमेरिका क्या हुआ है। उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं, तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पनामा जल संधि इसे दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। दोस्तों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने वाली, डिवाइड करने वाली जो जल संधि अभी मैंने ऊपर बताई थी आपके लिए, ये वाली, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये वाली क्या कहलाती है, तो ये पनामा कहलाती है दोस्तों, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, तो यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप कहोगे एंडीज है, ठीक है। और इसके उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। जो एंडीज है वह दक्षिणी अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, और विश्व की सबसे बड़ी तथा चौड़े अपवाह तंत्र वाली जो नदी है अमेजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप कहोगे अमेजन। दूसरा, विश्व की सबसे चौड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है, तब भी आप कहोगे अमेजन, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप कंसंट्रेट के साथ देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो यह सबसे छोटा महाद्वीप है। क्वेश्चन आता है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा है होने के कारण ही द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो तीन तरफ से सागरों द्वारा घिरा हुआ है, तो आप कहोगे यूरोप महाद्वीप, ठीक है। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट, अंटार्कटिका महाद्वीप। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, इसीलिए यहाँ बर्फ ही बर्फ है तथा किसी भी प्रकार का मानव निवास नहीं है। भारत के प्रमुख दो शोध संस्थान मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री यहाँ स्थित हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर मानव का निवास नहीं है, तो आप कहोगे अंटार्कटिका महाद्वीप में किसी भी प्रकार के मानव का निवास नहीं है, कोई मानव वहाँ पे नहीं रहता। क्यों नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बर्फ ही बर्फ है ऑल टाइम, यानी कि हमारे जो 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में किसी भी टाइम बर्फ़ रहती है, एनी टाइम, ठीक है, हर समय बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ मानव रह ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। तो मैत्री और गंगोत्री भारत के प्रमुख दो शोध संस्थान यहाँ पर स्थित हैं, इसको भी आप ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, आप थोड़ा सा
कंसंट्रेट करें दोस्तों, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं जलमंडल की। जलमंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी के इस भाग में महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की वाष्प सभी सम्मिलित हैं। दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से जलमंडल क्या है, तो जलमंडल में सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों। महासागर भी आता है, नदियाँ भी आती हैं, झीलें भी आती हैं, हिमनदियाँ भी आती हैं, भूमिगत जल भी आता है, और वायुमंडल में जो वाष्प होती है, नमी होती है, वो भी जलमंडल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान रखेंगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से भी अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, जो कि पीने के योग्य नहीं है दोस्तों। इसको आप ध्यान रखिए। ध्यान रखेंगे कि जो हमारा 97% भाग है वो तो कहाँ पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है, जो कि पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब 97 के बाद जो बचा उसमें भी आपके बहुत सारे हैं जो पीने योग्य हैं। इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हिस्सा हमारा पीने योग्य है, जो कि अलवणीय जल है, जो कि पीने योग्य तो है लेकिन वो भी कई भागों में डिवाइड है। जैसे कि हिमनदों में यानी कि हिमखंडों में विभक्त है, लेकिन हिमखंडों को हम यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम पीने लायक पानी की बात करें तो पीने लायक हमारा 1% से भी कम है। पीने लायक पानी हमारा 1% से भी कम है। तो इसीलिए हमारी जो पृथ्वी है उस पर पानी की हमें दिक्कत होने लगती है। हालांकि पानी बहुत है लेकिन फिर भी दिक्कत होने लगती है। किस कारण से? क्योंकि पीने योग्य पानी 1% से भी कम है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं महासागरों के बारे में। दोस्तों थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो पृथ्वी पर अभी हमने पढ़ा था महाद्वीप के बारे में, तो कितने महाद्वीप थे? तो आप कहोगे 7 महाद्वीप थे। लेकिन महासागरों के बारे में पढ़ते हैं तो 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5 हैं। पहला है प्रशांत महासागर, तो यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है और यही है। ठीक है, यह वृत्ताकार है। दोस्तों क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा महासागर वृत्ताकार रूप में फैला हुआ है? तो आप कहोगे प्रशांत महासागर वृत्ताकार रूप में फैला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है मेरियाना गर्त कहाँ है? तो आप कहोगे प्रशांत महासागर में। और यह जो है ना मेरियाना गर्त, ये विश्व का सबसे गहरा स्थान है। आप ध्यान रखेंगे तो इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, लंबाई नहीं सॉरी गहराई जो है, यहाँ पर गलत हो गया है दोस्तों, 1100 मीटर नहीं होगा, 11,000 मीटर होगा। 11,000 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर, 11,000 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर गहरा है दोस्तों। आप समझ सकते हैं बहुत गहराई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है अटलांटिक महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर, तो इसका आकार एस की तरह है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो प्रशांत महासागर की स्थिति है वो कैसी है, तो गोलाकार है। लेकिन अटलांटिक महासागर की स्थिति की बात करें तो वह एस के आकार की है। आपने एस तो देखा ही है, तो एस के आकार की है और यह विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा था? तो आपका प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे अटलांटिक महासागर। और एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो आप कहोगे अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करते हैं हिंद महासागर की। तो इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। आप इनको याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हिंद महासागर से। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट कराता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि दक्षिणी अमेरिका महासागर, दक्षिणी महासागर की जब हम बात करते हैं तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि अंटार्कटिका महाद्वीप कौन से ध्रुव पर स्थित है? उत्तरी ध्रुव पर स्थित है या फिर दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है? ये बताइए कमेंट करके कि अंटार्कटिका किस ध्रुव पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला हम चलते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं आर्कटिक महासागर। जब हम आर्कटिक महासागर को देखते हैं तो यह उत्तरी ध्रुव वृत्त के चारों ओर स्थित है। यह उत्तरी ध्रुव वृत्त के चारों ओर स्थित है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है और यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है।
यहाँ से देख लीजिए कि जो आर्कटिक महासागर है ना, वो उत्तरी ध्रुव वृत्त के चारों ओर स्थित है। उत्तरी ध्रुव कहाँ होता है? तो ऊपर की साइड होता है। तो ऊपर की साइड वाला जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, उसके क्या है, चारों ओर फैला हुआ है। और ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि प्रशांत महासागर से कौन सा महासागर जुड़ा हुआ है? तो आप कहोगे आर्कटिक महासागर। और इस भाग को क्या कहा जाता है? तो बेरिंग जल संधि कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि बेरिंग जल संधि किस किस को जोड़ती है? तो आप कहोगे प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाले जो स्थान है उसे हम बेरिंग जल संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से भी घिरा हुआ है। इसको आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर बनता है, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। एक बार से दोबारा से इसको रिवाइज कर लेना दोस्तों, मैंने दोबारा से इसको दिया हुआ है। मैं आपका टाइम वेस्ट 1% भी नहीं करना चाहता, आपसे ये भी नहीं करना चाहता कि लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। लेकिन दोस्तों पता है क्या होता है, आप लोग शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो उससे मतलब अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा फील होता है कि आप भी हमारे लिए कुछ करते हो, मोटिवेट हो जाते हैं हम थोड़े से। आप हमसे जितनी मेहनत कराना चाहें करा लीजिए दोस्तों, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना बताएंगे हम आपके लिए कराते रहेंगे, लेकिन आप बस हमारे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बस फिर से वही कहना चाहूँगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ साथ पढ़ते भी रहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका निश्चित टाइम पर होना है, बिल्कुल जो आपकी डेट है उसी डेट पर होना है। बिल्कुल भी आपकी जो तैयारी है उसमें ढील नहीं डालनी है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तो बस बाय बाय, टाटा।